मैं बर्क रफ्तारी से पलटा था। हालांकि मुझे इस बात का इत्मीनान था कि अगर कोई मेरा दुश्मन भी मुझ पर हमला करने की कोशिश करता तो उससे मायूसी ही होती, लेकिन तजस्सुस तो जिंदगी की अहम फितरत थी। चुनाचे मैंने पलट कर देखा और एक लम्हे के लिए साकत और जामद रह गया। यूं तो अठीला की फौजों में बेशुमार हसीन औरतें थीं। मैंने इनका जायजा भी लिया था, लेकिन जो औरत इस वक्त मेरे नजदीक खड़ी थी उसे बिला मुबालगा चांद का टुकड़ा ही कहा जा सकता था। चमकता हुआ रोशन चेहरा, मुतनासिब और संडोल बदन, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, उसके चेहरे पर बड़ी ही मलाहत थी। जिस्म का गुद्दास ऐसा था जैसे देखकर ज़हन मसरूर होने लगता था। अजीब सी सवालिया शक्ल बनाए वो मेरी सामने खड़ी थी। मैंने ताज्जुब से उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम खातून? फोरा, उसने जवाब दिया। फोरा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं सवालिया अंदाज में उसकी शक्ल देखने लगा। तब उसने दोबारा कहा, बेहिस्स शख्स हो तुम, किसी के बारे में क्या जान सकते हो? तब फिर मुअज़्ज़ज़ खातून तुम खुद ही बता दो तुम कौन हो? अठीला की बीवी, उसने गर्दन झुकाकर जवाब दिया। हो, खूब है। अठीला खुश नसीब है कि तुम जैसी हसीन औरतें उसे हासिल हैं। हाँ, मगर हम बदनसीब हैं कि हमें कुछ हासिल नहीं, उसने कहा। और मैं दिलचस्पी से उसकी शक्ल देखने लगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। समझने की कोशिश करो, मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तुम खुद समझाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुश नहीं हूं, उसने जवाब दिया। क्यों? एक लंबी बहस है। और तो फिर चाहती क्या हो? मैंने पूछा। पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा कुर्ब बख्श सकते हो? हसीन फोरा, तुम बेशक हसीन हो और तुम्हारा कुर्ब हुस्न और दिलकशी भी रखता है, लेकिन शायद तुम इस बात का इल्म नहीं रखती कि मैं अठीला का नमकख्वार हूँ। सिर्फ नमकख्वार ही बने रहना चाहते हो। उसने भवें उठाई। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी के गम ख्वार नहीं बन सकते, उसने कहा। लेकिन इसका नतीजा मौत। फोरा मुस्कुराई। सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी। किसी के लिए मर जाने में भी बड़ा लुत्फ आता है। कभी मर को तो देखो, उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। और मुझे उसकी मुस्कुराहट इतनी भली मालूम हुई कि मैं उसके लिए वाकई मरने के लिए तैयार हो गया। चुनाचे मैं उसके कुछ और नजदीक पहुंच गया। लेकिन फोरा, मौत के सफर के लिए तुमने मुझे क्यों चुना? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। बात आज के नहीं सालूस, बल्कि उस वक्त से शुरू होती है जब तुम पहली बार अठीला के हाथे में आए थे। मैं वहीं थी जहां उसकी औरतें रहती हैं, और मुझे उस लड़की पर बेपनाह रश्क आया था जो तुम्हें इनाम में बख्श दी गई थी। हाँ, फरोशा की बात कर रही हो? हाँ, तो इस वक्त पहली बार तुमने मुझे देखा था। न सिर्फ देखा था, बल्कि उस वक्त के बाद से मैं अपना सुकून भी खो बैठी थी और हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि किसी तरह तुम्हारी कुर्बत का मौका नसीब हो। और अब शायद ये मेरी तकदीर ही है जिसने अठीला को तुम्हारे यहाँ रहने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन फोरा, अब तुम संजीदगी से सोचो, अगर अठीला को मेरी और तुम्हारी कुर्बत का इल्म हो गया तो वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा? मैंने तुमसे कहा था ना सालूस, और जो कुछ कहा था नहायत संजीदगी से कहा था कि मैं अठीला को पसंद नहीं करती। इसलिए नहीं कि वो एक उम्दा इंसान या मर्द नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो बेशुमार औरतों में उलझा रहता है, जिसकी वजह से उसकी भरपूर तवज्जो कभी मेरी चाहनिम ना हो सकी। उसके अलावा सालूस, ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि मैं अपनी खुशी से अठीला के हरम में दाखिल नहीं हुई थी। हाँ, जब हो गई तो मैंने उसे अपना मुकद्दर समझ लिया, लेकिन इसके बाद हालात मुझे उससे मुतनफ़र करते रहे और मैंने खुश रहना छोड़ दिया। ये दूसरी बात थी कि जब कभी उसकी खलवत में मेरी रसाई होती थी तो मैं अपने जज्बात और एहसासात को सुला देती थी और इस वक्त सिर्फ ये सोचती थी कि मेरी जिंदगी उसकी खुशी में है, वरना मैं बेमौत मारी जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ सालूस आज़म, मुझे मरने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जिंदगी के बहुत से तजुर्बात नहीं रखती, लेकिन इतनी बात जरूर जानती हूँ कि इंसान जिंदा रहता है तो सिर्फ इसलिए कि उसे जिंदा रहना होता है। जिंदगी में कोई मकसद आ जाए तो फिर उसे जिंदगी या मौत से कोई दिलचस्पी नहीं रहती, फिर बस इसका मकसद होता है। और सालूस आज़म, तुम्हारी कुर्बत है, तुम्हारी तलब मेरा मकसद बन गई थी। मैंने सोचा था कि तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगी और इसी कोशिश में अगर मारे भी जाऊं तो जाहिर है जिंदगी का एक मकसद तो होगा। तुम यकीन करो सालूस, मुझे मरने से कोई तुक नहीं होगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी कुर्बत दरकार है। मैं ताज्जुब से उसे देखने लगा। इतने से वक्त में ऐसे अजीब से जज्बात का इजहार मेरे लिए ताज्जुब खेज भी था और नहीं भी, क्योंकि अक्सर ऐसे वाकयात से वास्ता पड़ता था। फिर भी अगर उसकी ख्वाहिश थी तो मुझे तो मरने का खौफ था ही नहीं, उसे होगा तो हुआ करे। मैंने उसे साथ दिया और एक बुलंद टीले की जानिब चल पड़ा। यहीं से मैं अठीला पर निगाह रख सकता था। फोरा मेरी साथी थी और सही मानों में बेधड़क थी। हालांकि अठीला के हरम की औरतों में से किसी ने अगर किसी मर्द की जानिब देखा था तो उसका बहुत बुरा हश्र हुआ था और इस हश्र से फोरा भी नावाकिफ न थी। लेकिन इंसान भी अजीब सरकश होता है, जब किसी बात का फैसला कर ले तो बाज़ औक़ात जिंदगी या मौत उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती।
वो चंद लम्हात की खुशी सारी जिंदगी का महसल बन जाती है। और फोरा भी इन्हीं में से थी, जो खुशी के चंद लम्हात के लिए अपनी पूरी उम्र को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो बेतकान मेरे साथ टीले पर पहुंच गई। यहां से मैंने अटीला की फौजों की नकलो हरकत देखी। मचलें रोशन थी, सकूत जरूर था, लेकिन साफ अंदाजा हो रहा था कि वो लोग गाफिल नहीं हैं। एक दिन के शब खून ने अटीला को होशियार कर दिया था। वो अभी इनके दरमियान में है। उसने आहिस्ता से कहा, कौन अटीला? कहाँ उसी की बात कर रही हूँ। और इस वक्त तक वो सब कुछ बोला रहेगा जब तक कि वो त्राबीना को फतेह करके खाक में न मिलाते। उसने गहरा सांस लेकर कहा, अटीला की वैशी फितरत तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखती है? दरअसल सालूस वो निस्फ इंसान है। फोरा ने जवाब दिया। मैंने दिलचस्पी से उसकी बात सुनी और पूछा, निस्फ इंसान से तुम्हारी क्या मुराद? इंसान हर किस्म के एहसासात का मुरक्कब होता है। उसके ज़हन की साख्त में जज्बात मुख्तलिफ शक्लें रखते हैं। कभी वो प्यार करता है, कभी उसे गुस्सा आता है, कभी वो एक मखसूस अंदाज से सोचता है और कभी उसके अंदाज में तब्दीली हो जाती है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी हर जुम्बिश में वहशत है और बर्बरियत हो, प्यार में भी और नफरत में भी, तो मैं उसे निस्फ इंसान ही समझती हूँ, जो बहुत से जज्बों से आरी होता है। फौरा ने जवाब दिया और फिर मेरी जानिब देखकर बोली, क्या तुम मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हो सालूस? नहीं फोरा, तुम ठीक कहती हो, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। खुद तुम किस किस्म के आदमी हो सालूस? क्या तुम मोहब्बत की पजीराई करते हो या तुम्हारा जहन पहले ही कहीं लगा हुआ है? इससे तुम्हारी क्या मुराद है फोरा? मेरे मुराद है किसी ऐसी शक्ल में, किसी ऐसे जिस्म में, किसी ऐसी शख्सियत में जिसे तुम पसंद करते हो और अपने और उसके दरमियान तुम किसी की मुदाखलत या मेरी मुदाखलत पसंद न करते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वह लड़की जो तुम में अता की गई है काफ़ी खूबसूरत है या वो तुम्हें पसंद नहीं है? सच बात तो यह है फोरा, मैं भी उसकी जानी मुतवज्जा ही नहीं हो सका। ऐसे बेतरतीब हालात में उसे मुझसे करीब लाया गया है कि मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। इसके अलावा वो बातूनी भी बहुत है और अपनी बातों में इस तरह उलझा देती है कि दूसरी बातें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। फोरा हंस पड़ी। हाँ, उसकी इस कैफियत से मैं वाकिफ हूँ। सोचता हूँ फोरा, तुम मेरे करीब आई और यकीनन बहुत कुछ सोच समझ कर आई हो। मैं बजाते खुद अटीला की कोई परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी का खौफ है। इस खौफ को जहन से निकाल दो सालूस। अब मैंने हर खौफ को जहन से निकाल दिया है और तुम्हारी कुर्बत की आरजू में तुम्हारे नजदीक चली आई हूँ। अगर कोई हमें इस जगह पर देख ले तो क्या फौरी तौर पर अटीला तक इतला पहुंच जाएगी? मैंने पूछा। सालूस आजम, खुद तुम्हारी अपनी भी कोई हैसियत है। मेरा ख्याल अगर तुम चाहो तो कोई शख्स तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वहां तक जाने की कोशिश नहीं करेगा। यूं जितने लोग तुम्हारे नजदीक मौजूद हैं सब के सब तुम्हारे मुतकिद हैं और तुम्हारा एहतराम करते हैं, क्योंकि ये इनका फर्ज है। और हाँ, अगर इन्होंने तुमसे बगावत की तो तुम अगर चाहो तो उनकी कोशिश को नाकाम बना सकते हो। किस तरह? मैंने पूछा। अटीला से ये कहकर कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश करना चाहते हैं जिसे तुम उसकी निगाहों में गिर जाओ। काफी चालाक हो। हालात ने बना दिया है सालूस। तुम्हारे कुर्ब की तलब जब मौत तक ले आई है तो फिर बाकी रह ही क्या जाता है? फोरा ने कहा। आओ। मैंने अपने दोनों बाजू फैला दिए और वो मेरे सीने से अलग ही। इसका हसीन चेहरा मेरे सीने में गड़ा जा रहा था। हसीन लड़की थी, मेरी पसंद के आईन मुताबिक। मैंने उसे मायूस नहीं किया। बहुत ही हसीन औरत थी और सच्ची बात तो यह थी कि अटीला जैसा बेहिस इंसान इसकी कदर नहीं कर सकता था। उसके सामने तो हुस्न का अंबार अजीम था, शायद वो इन बातों को सोचने के काबिल ही न समझता था। लेकिन मैं फोरा के एहसासात, हुस्न और दिलकशी का भरपूर जायजा लेता रहा, यहाँ तक कि चांदनी मान पड़ गई। चांद का सुनहरापन छिन गया और सुबह के उजाले की चादर फैल गई। और तब फोरा ने मेरी तरफ देख कर कहा, मुमकिन है इस रात का राज खुल जाए। मुमकिन है हमें किसी ने देख लिया हो सालूस। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तुम्हारे पास आई थी और यकीन करो कि तुम्हारे एक रात के कुर्ब ने मुझे जिंदगी भर की तासीर नसीब करती है और इसके बाद जिंदा रहने की तड़प नहीं है। अगर जिंदगी की कोई ख्वाहिश है तो सिर्फ इतनी कि अगर किस्मत में दूसरी रात हो तो वो भी तुम्हारे बाजुओं में गुजरे। चुनाचा मैं चलती हूँ। मेरे लिए ना ये अल्फाज नए थे और ना औरत है। सदियों में मैं औरत की ख्वाहिशात का मरकज रहा था और प्रोफेसर, इस बात पर मैंने कभी गरूर नहीं किया था। इसमें गरूर की क्या बात थी जबकि मैं जानता था कि मैं आम इंसानों से मुख्तलिफ और मुख्तलिफ चीज़ें अमूमन इंसानों को पसंद आती हैं। और फिर मैं ठीले से उसे जाते देखता रहा। रात भर में कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ था जो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करता। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। मैं अपने खेमे में वापस आया तो इन लोगों ने यही समझा कि मैं रात भर दुश्मनों से होशियार रहने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं काफ़ी देर तक अपने खेमे में बैठा रहा। पहलूस मेरे पास आ गया था और मुझसे बातें करता रहा। इसका ख्याल था कि अटीला आज जरूर कोई मुअस्सर कार्रवाई करेगा और इसका यह ख्याल दुरुस्त भी था। सूरज पूरी तरह चढ़ा भी ना था। शायद अटीला सारी रात इन्हीं कार्रवाइयों में मसरूफ रहा था। मैंने दूर ही से उसे देखा कि अटीला की फौजों में मंजनी के फिर से आगे बढ़ाई जा रही थी, लेकिन इस बार एक दूसरा इंतजाम किया गया था।
मंजनीकों के सामने के हिस्से में बड़ी बड़ी ढालें जोड़कर नस्ब कर दी गई थीं। इनके पीछे आदमी मौजूद थे और इनके पत्थर फेंकने का जो आला था वो इन ढालों से इतना बुलंद था कि एक तरफ ढालों के जरिए पत्थरों से बचने का काम लिया जा सकता था, तो दूसरी तरफ पत्थर फेंकने वाला आला बदस्तूर अपना काम करता रहता। एक दिलचस्प कोशिश थी। अठीला ने शायद सारी रात यही इंतजामात कराए थे। अब वो किले के करीब पहुंचकर भी पत्थर बरसा सकते थे और गालिबन अठीला की इंतहाई कोशिश भी यही थी कि किसी तरह किले का दरवाजा खुल जाए ताकि उसकी फौजें अंदर दाखिल हो सके। इसके बाद इन सबको देख लिया जाता। मंजनीकों ने हरकत शुरू कर दी। सब सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। ज्यादा लोग साथ नहीं थे, सिर्फ चंद अफराद एक एक मंजनीक के पीछे बैठे हुए थे और चंद वो थे जो इन्हें धकेल कर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वो सब ढलानों की पनाह में थे। किले के अंदर से लोगों ने इस नई तरकीब पर गौर किया और किले से तीरों की बारिश शुरू हो गई, मगर इस बार अठीला कामयाब रहा। तीरों की बारिश उसके आदमियों पर असरअंदाज न हुई और बिलाशुबा यह हरबा कुछ कामयाब भी रहा था। अठीला के आदमी किले के सामने इतने नजदीक पहुंच गए थे कि वो वहां से मुअस्सर कार्रवाई कर सकते थे। मैंने अठीला की जानिब देखा, वो खामोश नजर आ रहा था और फिर मंजनीकों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। किले पर भरपूर जरबे पड़ने लगे। दूसरी तरफ से शाइका की फौजों ने फौरी तौर से उसका तोड़ कर लिया। गालिबन उसके पास भी मंजनीकों की भारी तादाद मौजूद थी। वो तेजी से इस हमले को रोक रहे थे, इसलिए अब तक इन्होंने मंजनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था। चंद साथ के बाद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि अब तीरों की बारिश मुअस्सर साबित नहीं हो रही, बल्कि इसकी जगह बड़े बड़े पत्थर ही ढालों और मंजनीकों को तबाह कर सकते हैं और यह ज्यादा मुअस्सर भी साबित होंगे, क्योंकि अव्वल तो बुलंदी से जाएंगे, दूसरी बात यह कि वो ढलानों के हिसार को तोड़ने में कामयाब रहेंगे। चुनाचे फसीलों से बड़े बड़े पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। शाइका वाले इस बार भी अपनी कोशिश में कामयाब रहे थे। मंजनीकों को अभी अपना काम शुरू किए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बड़े बड़े पत्थर इन ढालों को तोड़ने लगे जो अठीला के फौज के लोगों की हिफाजत कर रही थी। भारी भारी पत्थर बुलंदी से आ रहे थे, इसलिए इनकी कुव्वत कहीं ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि नीचे से फेंके जाने वाले पत्थरों में इतनी कुव्वत नहीं थी। ऊपर से फेंके जाने वाले पत्थर मंजनीकों के जोर और कशिश शकल से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाते थे। जरा सी देर में ढालें चूर चूर हो गईं और इनके पीछे मौजूद आदमी मरने लगे। मंजनीकों का हमला अचानक रुक गया था, क्योंकि ऊपर से आने वाले पत्थरों ने सबको बुरी तरह बदहवास कर दिया था। इन्होंने पलट कर भागने की कोशिश की। चंद अफराद भाग भी गए, लेकिन वो मंजनी के वापस न ले जा सके। ऊपर से बरसने वाले पत्थरों ने तबाह कर दिया था। अठीला की वहशत देखने के काबिल थी। वो किसी खूनखार कुत्ते की तरह घुरा रहा था, लेकिन बेबस था। इसके देखते ही देखते कई आदमी मौत के घाट उतार दिए गए। वो उसके अपने आदमी थे जो मंजनी के छोड़कर भागे थे। गोया मौत ने यहाँ भी उनका साथ न छोड़ा था। हालात ने अठीला की यह कोशिश भी नाकाम बना दी थी। मैं दूसरी किस्म का इंसान हूँ। हालात और वक्त मुझे किसी का ताबे नहीं बना सकते थे। वो लोग जो मुझे पसंद आए थे, इनके बारे में मैंने बेहतर तौर पर सोचा था। अठीला मेरी पसंद का इंसान नहीं था। इसके साथ शामिल होने की वजह यह नहीं थी कि वो ताकतवर हुक्मरान था, बल्कि यूं समझा जाए तो बेहतर है प्रोफेसर कि जब समंदरों से उकताकर खुशकी का सफर किया तो मुझे पहला शख्स वही नजर आया था और मैंने उसे कबूल कर लिया था। लेकिन शाइका वालों की बहादुरी मेरे लिए खासी दिलचस्प थी। मैंने महसूस किया कि वो लोग बिलाशुबा अपनी जिंदगी की हिफाजत करना जानते हैं। वाकई वो दिलेरी से लड़ रहे थे और बहादुर लोग हमेशा मेरी पसंद रहे हैं। लेकिन इन बेचारों के लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अठीला के यहाँ भी मुझे एक नुमाया मकाम हासिल था और फिर मैं ये भी नहीं जानता था कि खुद शाइका किस किस्म का इंसान है और अपने लोगों के साथ उसका सलूक क्या है। चुनाचे ऐसी सूरत में अठीला ही दुरुस्त था। नए नए इंसानों के साथ तजर्बे करने से क्या फायदा। हाँ, जब जरूरत पेश आएगी तब देखा जाएगा। अठीला अपनी आज की कोशिश में भी बुरी तरह नाकाम हो गया था। तराबीना वालों ने उसे बुरी तरह निचा कर रख दिया था। अब अठीला फिलहाल कोई और कार्रवाई करने के काबिल नहीं था। इसके अजीम शान मंजनी के किले के नजदीक बेयारों मददगार पड़ी हुई थी। इनके करीब मौजूद लोग पत्थरों से कुचल कर हलाक हो चुके थे, लेकिन किले वालों की तरफ से अब भी मंजनीकों पर ताक ताक कर पत्थर बरसाए जा रहे थे ताकि वो काम के काबिल ही न रहे। और यह उनकी एक अच्छी कोशिश थी। मुझे उनकी हर कोशिश पसंद आ रही थी, लेकिन अभी तक मैं इनकी तरफ से कुछ करने का फैसला नहीं कर सका था। न ये ख्याल मेरे ज़हन में आया था तमाशा देखने वालों को सिर्फ तमाशा देखना चाहिए। तमाशा करने वाले तमाशा करते रहें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। उस रात मैंने अठीला के पास जाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसने जो काम मेरे सपुर्द कर दिया था इससे ज्यादा के काबिल शायद वो मुझे नहीं समझता था, और जो कुछ वो नहीं समझता था मुझे उसमें दखल देने की क्या जरूरत थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि अब वो क्या क्या कार्रवाइयां करता है। मैं बेचैन अठीला की बेचैनियां देखता रहा और फिर राहत हो गई। मैं सोचता रहा कि किसी की तकदीर में बेचैनियां हैं और किसी की तकदीर में फोरा। हाँ, अठीला की खूबसूरत बीवी फोरा, जो यकीनन उसके मंजूर नजर होगी, अब न सही किसी जमाने में सही, लेकिन अब मैं उसका मंजूर नजर था। और रात के इस हसीन लम्हे में
वो फिर मेरे पास पहुंच गई थी, लेकिन फौरन एहतियात नहीं बरती थी। इस वक्त पहलूस मेरे पास मौजूद था। जाहिर है पहलूस पर सिर्फ एक हद तक भरोसा किया जा सकता था, और यह भी दुरुस्त था कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। अलबत्ता मैं फोरा की जिंदगी बचाना चाहता था। वो तो दीवानी हो चुकी थी, लेकिन मैं तो दीवाना नहीं हुआ था। चुनाचे मैं नहायत अदब से खड़ा हो गया और झुक कर पूछा, मलका या आलिया, क्या खादिम से कोई काम है? हाँ। फोरा भी सूरत हाल को एकदम समझ गई थी। पहलूस खुद भी मुअद्दब हो गया था। फिर मैं मलका के पीछे पीछे चलता हुआ बाहर निकला और काफी दूर तक चला गया। फोरा ने पीछे घूम कर देखा और बोली, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि कोई शख्स तुम्हारे खैमे में होगा। कोई बात नहीं फोरा, लेकिन तुम्हें क्या वाकई मुझसे कोई काम था? मैंने पूछा। हाँ सालूस, मैं मुंतजिर हूँ फोरा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सारा दिन तुम्हें याद करके गुजारा है सालूस, और इस वक्त मैं तुम्हारी कुर्बत की आस लेकर आई हूँ। मुझे थोड़ी देर की इजाजत दो फोरा, मैं रात का इस चट्टान पर पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा। हाँ ठीक है, उस शख्स ने तुम्हें देख लिया है और मेरा ख्याल है तुम्हारा जाना ही मुनासिब है। फौरन जवाब दिया और मैं उसे तसल्ली देकर खैमे में वापस आ गया। पहलूस मेरे खैमे से निकल चुका था। मैंने उसे तलाश किया और फिर उसके नजदीक पहुंचकर उसे बताया। कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी। मलका फोरा मुझसे लड़ाई की सूरत हाल मालूम करना चाहती। इनका कहना था कि इन्होंने ख्वाब में कुछ ऐसे परेशान कुन वाकयात देखे हैं जिनसे इन्हें तशवीश हो गई थी। औरतें हमेशा परेशान कुन ख्वाब ही देखती हैं, पहलूस ने मुस्कुरा कर कहा। बहरहाल मैंने पहलूस को किसी हद तक मुतमईन कर दिया था ताकि वो इस बात पर किसी किस्म का शुबा न कर सके। फिर रात गए मैं फोरा के पास पहुंच गया, और जाहिर है प्रोफेसर, चांदनी रात में जवान औरत का कुर्ब एक ही मकसद रखता है, इसलिए इसका बयान करना बेमकसद है। चुनाचे सुबह को मैं फिर खैमे में वापस आ गया, लेकिन सुबह की रोशनी में मैंने अठीला के अंदाज में कुछ तब्दीलियां पाई। फौजों की एक मखसूस अंदाज में पीछे हटाया जा रहा था। तब मैंने पहलूस को साथ दिया और उसके साथ बुलंद टीले पर चढ़कर उसकी कार्रवाइयां देखने लगा। पहलूस ने गहरी सांस ली थी। क्यों, क्या ख्याल है सालूस आजम, क्या तुम इन इंतजामात के बारे में गौर नहीं कर सकते? पहलूस ने मुझसे पूछा। नहीं, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मुझे जंग का कोई तजर्बा नहीं। मेरा ख्याल है अठीला वो काम कर रहा है जो इससे पहले उसने कभी नहीं किया। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या मतलब? मुहासरा। वो फौजों को इसलिए फैला रहा है कि अहले कला के चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए जाएं और इस वक्त तक मुहासरा किया जाए जब तक अहले कला भूख प्यास से तड़प कर बाहर न निकल आए, या कोई ऐसी या दूसरी अहम बात जिससे तंग आकर वो बाहर आने पर मजबूर हो जाए। और गोया वो यहाँ तवील कयाम का इरादा रखता है। यकीनन सालूस आजम, ये कयाम महीनों का भी हो सकता है और सालों का भी। और इतना मैं जानता हूँ कि अठीला यहाँ से इस वक्त तक नहीं हटेगा जब तक कि त्राबीना की ईंट से ईंट नहीं बजा देगा। ये तो अच्छी सूरत हाल नहीं है पहलूस, मैं तशवीशनाक लहजा में कहा। खां अठीला की फौजें इस सूरत हाल की आदी नहीं है, लेकिन इसने यह भी देख लिया है कि अहले त्राबीना अपने दिफा का मुनासिब बंदोबस्त कर चुके हैं और इस वक्त तक कि इन पर काबू पाना नामुमकिन है जब तक कि इनको मुकम्मल तौर पर बेबस न कर दिया जाए। और ये बेबसी सिर्फ इसी वक्त तारी हो सकती है जब वो अपने शहर में, अपने इलाके में भूख से मरना शुरू करते। पहलूस की बात पर मैं काफी देर तक सोचता रहा। बहर सूरत अब मैं इतना अहमक भी नहीं था कि अठीला के साथ एक फजूल सी बात पर अपना कीमती और भरपूर वक्त ज़ाया करता। लेकिन देखना यह था कि इस मुहासरा का नतीजा क्या निकलता है। अजीबो गरीब सूरत हाल थी। ज़हनी कैफियत मुतज़ाद ख्यालात में उलझी हुई थी। मैं सोचता रहा और पूरे दिन सोचता रहा। अठीला ने जिस अंदाज में फौजों को फैलाया था, बिलाशुबा इस तरह त्राबीना का इलाका मुहासरा में आ गया था और यकीनी तौर पर अब अहले त्राबीना बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन दूसरी सूरत हाल भी मेरे जहन में थी, यानी अहले त्राबीना का शब खून। क्या कि वो ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे? मैं जानता था कि अठीला काफी मुस्तैद है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी कामयाब थे। चुनाचे मैंने सिर्फ इंतजार किया और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उस रात तकरीबन 6 बार हमले किए गए। वो लोग मुख्तलिफ जगहों से निकलते और अठीला की फैली हुई फौजों पर हमलावर होते। नुकसान तो उन्होंने काफी पहुंचाया था, लेकिन अठीला ने भी इस किस्म का बंदोबस्त किया था कि अगर किसी तरफ से शब खून मारे जाने का खदशा हो तो फौरन उस तरफ भरपूर कुमक भी पहुंच जाए। बहरहाल इस रात के शब खून अगर अठीला की फौजों के लिए खतरनाक साबित हुए थे तो अहले त्राबीना भी नुकसान से महफूज न रहे थे। और मुझे शुबा था कि इतना नुकसान उठाने के बाद वो आइंदा शब खून मारने की जुर्रत नहीं करेंगे। अहले त्राबीना की बेशुमार लाशें चारों तरफ बिखरी हुई थी। इस दिन जब अठीला औरतों के खैमे की तरफ वापस आया, उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। जो अंदाज उसका मखसूस था वही बरकरार था। मैंने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। अठीला ने मुस्कुरा कर मेरी जानिब देखा और बोला, बिलाशुबा अहले त्राबीना ने अपने दिफा का बेहतरीन बंदोबस्त किया था, लेकिन सालूस आजम, क्या तुम समझते हो कि अठीला की फौजें यहाँ से नाकाम वापस जाएंगी? हरगिज़ नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम देखना सालूस आजम, मैं इन्हें सिसका सिसका कर मार दूंगा और वो लोग एक एक दाने को तरसते हुए कले का दरवाजा खोल देंगे और मुझसे रहम की भीख मांगेंगे। और इस वक्त जानते हो सालूस आजम मैं क्या करूंगा? नहीं खुदा ही कहर, मैंने जवाब दिया। इनकी लाशों के पुश्ते बनाऊंगा, इनके मीनार तामीर करूंगा, इतने वसी और बुलंद मीनार कि इनके दूसरी जानिब देखना मुश्किल हो जाएगा।
अठीला ने खूंखार लहजा में कहा और मैं इस भयानक अफरीत को देखने लगा। मैं जानता था कि यह शख्स जो कह रहा है वही करेगा। मेरे नजदीक ये सूरत हाल मुनासिब नहीं थी। चुनाचे मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत देर तक हालात का जायजा लेता रहा। अठीला अपने हर्म में चला गया था, लेकिन किसी और मकसद के तहत नहीं, काल्बन सिर्फ इन कार्रवाइयों से थक कर आराम करने की गर्ज से। और मैं सोचता रहा, अहले तराबीना के लिए मुहासरा जितना तवील होता जाएगा इतना ही बायस मुसीबत होगा। चुनाचे बेहतर यही था कि इन्हें पहले से इस बात का एहसास दिला दिया जाता। लिहाजा सबसे जरूरी बात यह थी कि किले का दरवाजा किसी तरह खोल दिया जाए। बिलाशुबा मेरी इन कोशिशों से अहले तराबीना को शदीद नुकसान पहुंचता, लेकिन इस मसला का जल्द अज जल्द कोई हल होना चाहिए था। काफी सोच विचार के बाद मैंने इस बात का फैसला कर लिया कि मैं अठीला की मदद करूंगा।